Hi, my name is Sandeep and I'm uploading this video on behalf of a request from student of class 10th ICSE board। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे फोर्सेस के बारे में और टर्निंग फोर्सेस के बारे में और थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, please subscribe to my YouTube channel and do press that bell icon because it will give you notification every time I upload a video। ओके, सो इस चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टर्म आता है वो आता है फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स पे चर्चा करते हैं। तो फोर्स एक्चुअली में क्या होता है? फोर्स हमारी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जब जिसे हम किसी भी बॉडी पे जब अप्लाई करें तो वो बॉडी का जो स्टेट होता है, स्टेट मतलब रेस्ट या मोशन, तो बॉडी के स्टेट को वो फोर्स चेंज कर देती है। सो वी कैन से दैट physical quantity which changes the state of rest or motion of a बॉडी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कोई बॉडी है जो हमारी अभी रेस्ट कंडीशन में है, मतलब वो भी स्टेशनरी है। जब हम उस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी क्या है, वो मोशन में आ जाएगी। सिमिलरली अगर बॉडी कोई ऑलरेडी पहले से ही मोशन में है तो अब अगर हम उस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो वो क्या, बॉडी हमारी रुक जाएगी। तो ये जो चीज़ करता है उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ओके, on application of force on body, the shape and size of body changes। For example, सपोज मैं एक रबर बॉल कंसिडर कर रहा हूँ। रबर बॉल जो मेरी क्या है, सॉफ्ट है। तो सपोज ये मेरी एक रबर की बॉल है। अगर मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करूँ इन दोनों डायरेक्शन से तो ये फोर्स क्या है, बॉल को ये दबाने की कोशिश करेंगी। तो कुछ टाइम के बाद हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि इस बॉल का जो शेप है वो थोड़ा कम हो जाता है। मीन्स वी कैन से दैट this was the original shape and this is reduced shape। तो ये तो हो गया हमारे फोर्स के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। तो समझते हैं आइए ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है जो क्या है, फ्रीली रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड में कोई भी एक बॉडी है विच इज़ फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। तो अगर हम उस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगी। मीन्स इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वो जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेरी एक बॉडी है जो यहाँ पे रखी हुई है एंड it is free to move in any direction and initially it is at rest। अगर मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करना चालू करूँ तो मेरी बॉडी की जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है। तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, that is translational motion, or I can also call it as linear motion।
if a stationary rigid body is free to move, then the application of force causes the body to move in straiट लाइन पाथ। सो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, सपोज इस ग्राउंड पे एक फुटबॉल रखा हुआ है विच इज़ इनिशियली स्टेशनरी एंड इट इज़ फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। सो अब अगर मैं इसको हल्का सा किक करूँ, सपोज हमने बॉल को हल्के से किक किया, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई किया। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जो बॉल है ये चलना चालू करता है और ये चल के सपोज यहाँ से यहाँ पर आ गया, चलते हुए यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन इसने परफॉर्म की, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसी स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन की मैं बात करूं तो आप सब ने कभी ना कभी ये एक बार ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार क्या होता है कि जो सीलिंग फ़ैन होता है, जो सीलिंग पे जो फ़ैन लगा होता है, कई बार वो स्विच ऑन करने से चालू नहीं होता है। हम उस केस में क्या करते हैं? उसको चलाने के लिए हम एक लंबी सी रॉड लेके उसकी ब्लेड्स को पुश करते हैं और उसके बाद हम क्या नोटिस करते हैं कि पंखा क्या है, फिर वो घूमने लग जाता है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। सो राइट डाउन if a stationary rigid body is pivoted about a point such that the body is free to rotate about that pivot. So on application of force on that body, causes the body to rotate about the pivot। पाइवोट का बेसिकली मतलब होता है वो वाला पॉइंट जहाँ से हम किसी बॉडी को फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ैन जो सीलिंग पे लगा होता है वो एक पॉइंट से फिक्स होता है, सो उस पॉइंट को हम कहते हैं पाइवोटेड पॉइंट। ओके, सो ये होता है हमारा रोटेशनल मोशन। एग्जांपल के लिए सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस सीलिंग फैन। सपोज ये मेरा सीलिंग फैन है। अब हम अगर रॉड से इसकी ब्लेड्स को पुश करते हैं तो पंखा किस तरीके का मोशन परफॉर्म करता है? जो फैन है हमारा वो इस पॉइंट के अबाउट घूमना चालू कर देता है। इट स्टार्ट्स टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस इज नोन एज पाइवोट। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हमने रॉड से ब्लेड्स को पुश किया और पंखा उखड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला गया, ऐसा नहीं होता ना।
किस टाइप का मोशन होता है, पंखा इस पॉइंट के अबव घूमना चालू कर देगा। तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं डोर का। घर में जो दरवाजे होते हैं वो एक एक्सिस से हिंज्ड होते हैं। हिंज्ड का मतलब है फिक्स होते हैं, वो हिंज्ड अबाउट एन एक्सिस। सो कभी भी अब गेट को खोलने के लिए हम सपोज इधर पुश करते हैं तो गेट क्या होता है, ऐसे मूव करने लगता है इस तरफ से। सो इस टाइप के जो मोशन है उन्हें हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टर्निंग फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडीज। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। सो सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस बॉडी, दिस मोबाइल फ़ोन। तो अगर मैं इस मोबाइल फ़ोन को दोनों तरफ से पुश करूं और इसे तोड़ने की कोशिश करूं तो आप ऑब्जर्व कर सकते होंगे कि इतनी आसानी से नहीं टूट रहा होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो मेरा बॉडी है, ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन है, इट इज़ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी the body which does not get deformed under the application of फोर्स। मतलब ऐसी कोई भी बॉडी जिस पे हम फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी का जो शेप और साइज़ है वो चेंज ना हो, मतलब उसमें किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन ना आए, तो उस टाइप की बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। अब सपोज मैं फिर से इस मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। अभी मैंने मोबाइल फ़ोन को क्या कहा था, रिजिड बॉडी कहा था। अब मैं एक और केस कंसिडर करता हूँ। सपोज अब इस मोबाइल फ़ोन को मैं और ज़्यादा फोर्स से पुश करने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी आप मोबाइल फ़ोन को पे और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मोबाइल फ़ोन टूट जाएगा, मतलब ये स्क्रीन पे क्रैक आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी ये बॉडी डिफॉर्म हो गई। और अभी तो हम कह रहे थे कि ये हमारी रिजिड बॉडी है, तो अब ये डिफॉर्म कैसे हो गई। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में रिजिड बॉडी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इन एक्चुअल प्रैक्टिस सच बॉडीज डज नॉट एग्जिस्ट। ये कोई भी बॉडी रिजिड है या रिजिड नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि हम उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन एक्चुअल प्रैक्टिस such type of bodies does not exist a body is rigid or not it all depends upon the amount of force applied। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा, तो जब रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम रिजिड बॉडी कहें किसे। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है नेचर में। जो हमारी जो हार्ड सब्सटेंसेज हैं, फॉर एग्जांपल मेटल हो गया या फिर स्टोन हो गया या फिर वुड हो गया, उसको हम जनरली रिजिड बॉडी कह देते हैं। सो यू कैन राइट हियर मेटल, स्टोन, wood can be regarded as rigid bodies। सो ये था हमारा डिस्कशन रिजिड बॉडी के बारे में। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट some terminologies
related to rigid bodies. Okay, so अब हम क्या करते हैं, मैं एक रिजिड बॉडी को कंसिडर कर रहा हूँ. आई एम कंसिडरिंग अ रिजिड बॉडी. सपोज किसी भी शेप का मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, रिजिड बॉडी. ओके, ये वाला पॉइंट है पॉइंट बी, और ये जो पॉइंट बी है वो रिजिड बॉडी के अंदर लाई कर रहा है, और यहाँ पर मेरा एक है पॉइंट ए जो रिजिड बॉडी की सरफेस पे है. एंड फर्दर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज लाइन एक्स वाई. ओके, अब हमने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ इस पॉइंट ए पे. इस पॉइंट ए पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया विच इज़ इक्वल्स टू एफ. ओके, सो अब जो हमारा पॉइंट ए है उसे हम क्या कहते हैं, तो हमारा जो पॉइंट ए है, दिस पॉइंट जहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया है, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ force. The point on a rigid body at which force is applied is known as point of action of force. Short form में मैं इसे POAF कह देता हूँ, point of application of force. अच्छा, अब जो हमारी ये लाइन है XY लाइन, दिस लाइन XY, इसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे कह देता हूँ LOAF. ठीक है, तो आइए अभी समझते हैं कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है. सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ POF की, विच इज़ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, point on the rigid body at which the force is applied or force is acting. मतलब रिजिड बॉडी में कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, द पॉइंट ए. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस LOAF विच वॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है, मीन्स वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, एक हम उसको एक इमेजिन करते हैं, इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो इस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पास होना चाहिए. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो फिर कुछ बच्चे क्या कह सकते हैं कि सर इस पॉइंट से तो ये वाली लाइन भी पास कर रही है, तो हम इसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्यों नहीं कहते. ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इन दिस डायरेक्शन, फोर्स हम किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में. तो जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए. सो ये हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सो राइट डाउन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. Imaginary line passing through point of action of force and in the same direction in which force is
applied. इस डेफिनेशन में जो ये वाला पॉइंट ये वाला लाइन है, in the same direction in which the force is applied, this is important. So this is line of application of force. इसमें एक टॉपिक और है, that is principle of transmissibility of force. So सबसे पहले हम इस जो प्रिंसिपल है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मैं दो केस कंसिडर करता हूँ. सो सपोज दिस इज माय केस 1. सपोज ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे यहाँ पर एक कार्ड रखी हुई है. ये कार्ड रखा है और आप इस तरफ खड़े हैं. ये हमारा पहला केस है. अब सपोज मैं आपसे कहूँ कि आप क्या करिए, आप इस कार्ड को खींच के यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करवा दीजिए. तो आपने क्या किया कि आपने इस कार्ड के इस पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई किया. सपोज इस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया, दैट इज़ फोर्स F. और जो ये कार्ड है वो चलते चलते यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया. और इस कार्ड की जो स्पीड थी चलने की वो सपोज मैं मान लेता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड थी. ये तो हो गया हमारा पहला केस. अच्छा, अब इस फिगर में ये वाला पॉइंट जहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है वो क्या होता है हमारा, इट इज़ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. और जो ये वाली लाइन होगी, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ये दोनों बातें समझ में आई. अच्छा, अब एक मैं दूसरा केस कंसिडर करता हूँ, केस 2. सपोज दिस इज ग्राउंड और फिर से वही सेम अरेंजमेंट्स है हमारे. अगेन यहाँ पर एक कार्ड है. अब केस 2 में डिफरेंस बस ये है कि केस 1 में आप इस तरफ खड़े थे, अब केस 2 में आप यहाँ पर खड़े हैं. और मैं आपसे कहूँ कि अब इस कार्ड को पुश करके आप इसको डिस्प्लेस करवा दीजिए यहाँ से वहाँ तक. तो फिर आपने क्या किया, इस पॉइंट पे आपने फिर एक फोर्स अप्लाई किया, दैट इज़ इस डायरेक्शन में फोर्स F. तो इस फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, ये जो कार्ड है मेरा ये फिर से चल के मेरा यहाँ से यहाँ पर आ गया. अगेन दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और जो ये वाली लाइन है मेरी, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो अगर हम दोनों केस को ध्यान से देखें तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं. केस 1 में जो मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर था और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारी ये थी. और केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो तो वही है जो केस 1 में थी, लेकिन जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो शिफ्ट होके यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पर हो गया. शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ आ गया. और इस केस में भी हमारे पास जो कार्ड की स्पीड थी वो कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड. तो जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स है वो हमें यही बताता है कि किसी भी रिजिड बॉडी पे जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है उसे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी. सो we can say principle of transmissibility of force it states that the point of action of force can be transmitted
anywhere on the line of action of force without causing any difference in the मूवमेंट ऑफ बॉडी। सो ये जो हमारी डेफिनेशन है ये होती है, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अच्छा, तो हमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन और है जो ये लिखी हुई है, विदाउट कॉजिंग एनी डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। इसका मतलब ये है कि हमें जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसे हमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में ट्रांसमिट करना है, लेकिन ट्रांसमिट करने के दौरान हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो इसकी मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर स्पीड इसकी 1 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज ना आए। मतलब जब ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो ये फाइनली भी इसकी स्पीड सेम रहनी चाहिए। सो ये बताता है हमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ओके, अब मैं आपको इस एग्जांपल से भी समझाता हूँ। सपोज हमने ये रिजिड बॉडी कंसिडर की थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे फोर्स F ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये पॉइंट B है यहाँ पर मैं दो फोर्स और मान लेता हूँ। सपोज एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो फोर्स है बॉडी के अंदर लग रहा है और वो सरफेस पे लग रहा है, और तीनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है, द वैल्यू ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस आर सेम। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये वाला फोर्स है विच इज़ इन दिस डायरेक्शन और जो ये वाला फोर्स है विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, क्या है, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो ये अल्टीमेटली क्या कर देंगे, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में कैंसिल हो गए और फिर हमारा जो फोर्स बचा कौन सा बचा, ये वाला फोर्स। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसे पॉइंट ए से शिफ्ट करके हमने पॉइंट बी पे कर दिया। सो ये जो प्रिंसिपल है यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अच्छा, तो आई होप आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये वाले फोर्स तो हमें दिया ही नहीं हुआ था, तो आपने इसको खुद से कैसे मान लिया। तो एक्चुअली में क्या होता है कि नेचर का एक लॉ होता है, जब भी हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, वो खुद को डिफॉर्म होने से बचाना चाहती है। तो खुद को डिफॉर्म होने से बचाने के लिए बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एक फोर्स जनरेट होता है। तो ये वही फोर्स है, ये जो फोर्स है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, और ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स की, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं। सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, the rotating effect of applied force on the body about the point of rotation। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि सपोज ये मेरी कोई रिजिड बॉडी है जिसे मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया। ये मेरी एक स्टेशनरी बॉडी है, इसे मैंने इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया। अब जब इस बॉडी पे मैं एक फोर्स अप्लाई करूँगा इस डायरेक्शन में, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये क्या रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस फोर्स के कारण इस बॉडी पे जो रोटेटिंग इफेक्ट आ रहा है इस पॉइंट के अबाउट, दिस पॉइंट इज नोन एज द फिक्स्ड पॉइंट और पॉइंट ऑफ रोटेशन।
तो ये जो रोटेटिंग इफेक्ट आएगा जनरेट होगा बॉडी में इस फोर्स के कारण, इसे ही हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज सपोज ये मेरा एक क्या है, स्क्रू है जिसे हम एक रिंच से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे खोलने के लिए हम क्या करते हैं कि इस हैंडल पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एफ इन दिस डायरेक्शन। सो जब हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्क्रू है वो इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा अबाउट दिस पॉइंट। दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो इस फोर्स के कारण इस बॉडी पे जो ये रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट factors on which moment of force depends। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, वैसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा। ओके, सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। More will be the force applied, more will be the moment of force। दूसरा फैक्टर होता है larger the distance, not distance, make it perpendicular, larger the perpendicular distance between the point of rotation and the point of action of force, point of action of force more will be the moment। हम इसको यहाँ से समझते हैं इन दोनों फैक्टर्स को। सपोज हमने एक स्क्रू कंसिडर किया था जिसे हम एक रिंच से खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप कुछ सोचिए, जब हम यहाँ से पकड़ के इसको ज़्यादा फोर्स से घुमाएंगे तो क्या ये इतनी आसानी से ये घूमेगा। तो पहला पॉइंट हमें यही बता रहा है कि जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट जनरेट होगा। ओके, नाउ इस फिगर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन। एंड दिस पॉइंट जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इट इज़ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे भी हमारी मोमेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। आपने कई बार खुद ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम किसी भी स्क्रू को एक छोटे साइज़ के रिंच से खोलने की कोशिश करें तो वो इतनी आसानी से नहीं घूमता, हमें थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और वहीं अगर हम एक बड़े लेंथ का रिंच लें और फिर उस बड़े लेंथ वाले रिंच से किसी स्क्रू को खोलने की कोशिश करें तो वो क्या है, आसानी से खुल जाता है। सो इसका मतलब यही है कि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड दिस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस पे हमारा डिपेंड करता है। जितना ये डिस्टेंस कम होगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक फिगर और बनाता हूँ। ओके, ये दो केस कंसिडर कर रहे हैं। एक रेंज जो है उसकी लेंथ क्या है, ये छोटी है, और एक रेंज है जिसकी लेंथ बड़ी है। और इस केस में हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं।
सो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ज़्यादा है इस डिस्टेंस से। तो इन दोनों केस में हम क्या कह सकते हैं कि इन दिस केस, इस वाले केस के लिए you have to apply more amount of force in order to rotate the screw। और इस वाले केस के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, you will have to apply small amount of force in order to rotate the screw। सो ये होता है हमारा मोमेंट, और मोमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो एक हमारा कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और एक पॉइंट ऑफ रोटेशन और इस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, इट शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस वाज अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम वो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अब हम यहाँ से क्या कह रहे थे कि जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स है वो इस फोर्स पे डिपेंड करता है। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है, इट इज़ प्रपोर्शनल ऑन वैल्यू ऑफ एफ एंड, और किस पे डिपेंड कर रहा था, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमने कैसे लिखा, इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लिखा कि जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स है वो फोर्स पे भी डिपेंड करता है, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, और पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की जो दूरी होती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मतलब सीधा सीधा मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होना चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर मोमेंट। मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की होनी चाहिए। सो ये तो था हमारा मोमेंट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमने इसमें एक रिंच का एग्जांपल कंसिडर किया था जहाँ पर हम इस स्क्रू को एक रिंच से घुमाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस केस में हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था, तो इस डायरेक्शन की वजह से ये स्क्रू ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा था, दिस डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ACW लिख देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्या होता अगर हम यहाँ फोर्स न लगाने की बजाय हम फोर्स यहाँ लगाते। अगर हम फोर्स यहाँ ना लगा के फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते, मतलब रिंच को पकड़ के मैं ऐसे नहीं घुमा के ऐसे घुमा रहा हूँ, तो उस केस में जो मेरा ये स्क्रू है वो इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करता। सो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे CW लिख देता हूँ। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मोमेंट इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है। तो हम दोनों डायरेक्शंस के लिए मोमेंट कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, लेट्स कैलकुलेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सपोज मैं फिर से यहाँ पे एक बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ, रिजिड बॉडी। उस बॉडी को मैंने इस पॉइंट O के अबाउट क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है,
फिक्स्ड अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट फिक्स कर रखा है। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला पॉइंट है, लेट्स कॉल इट एज पॉइंट ए, यहाँ पर मैं एक फोर्स अप्लाई किया ऊपर की तरफ, तो हमारा जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, दैट इज़ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस ड्रॉ दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये वाली लाइन क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जो इस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पास हो रही है और उसकी डायरेक्शन में भी है। अच्छा, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था मोमेंट का? दैट मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ठीक है, फोर्स तो हमें पता है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। सो इस पॉइंट से इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, suppose this is the perpendicular at this point, let's call it as point B। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मोमेंट जनरेट होगा इस फोर्स की वजह से, वो क्या होना चाहिए? फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, F इंटू ओ बी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, अब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट की। ठीक है, फिर हमारे पास वही सेम है, फिर से ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसे मैंने फिर से पॉइंट ए के अबाउट फिक्स कर रखा है। ओके, अब अभी हम यहाँ पे फोर्स ऊपर लगा रहे थे, अब मैं क्या करता हूँ, इस केस में फोर्स ऊपर ना लगा के मैं फोर्स यहाँ लगाता हूँ नीचे की डायरेक्शन में। दिस इज फोर्स F एंड अगेन दिस इज पॉइंट ए। तो ठीक है, अब फोर्स जब नीचे लगेगा इस बॉडी पे और ये बॉडी यहाँ पे फिक्स है, तो ये हमारा बॉडी इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी, मीन्स इट विल ट्राई टू रोटेट इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगेन, अब मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फोर्स है हमारे पास, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सो जो ये वाली लाइन है, ये हमारा क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, एंड सपोज दिस इज पॉइंट बी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास क्या निकल के आ गई? ये दिस लेंथ ओ बी। तो इस फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करते हुए अगर मैं फिर यहाँ पर मोमेंट निकालूँ तो वो कितना आएगा? फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी, लेकिन इस पर इसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये समझते हैं कि जब मोमेंट हम पढ़ चुके थे तो हमें अलग अलग डायरेक्शन में मोमेंट निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम यहाँ से कह सकते हैं जब फोर्स का एप्लीकेशन का जो डायरेक्शन है, मतलब जो फोर्स अप्लाई होने का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा मोमेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जा रही है। तो हमें दोनों डायरेक्शन का मोमेंट निकालने की ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि जो ये मोमेंट होता है हमारा, दिस मोमेंट, ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या? कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी और उसके पास डायरेक्शन भी होगी। सो मोमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालना पड़ा और क्लॉकवाइज मोमेंट भी निकालना पड़ा। सो जो हमने ये मोमेंट कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, दैट इज ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास F इंटू ओ बी, ये तो हमें क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। और जो ये वाली वैल्यू है, दिस डायरेक्शन,
ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। सो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपसे मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के बताना है, उसका डायरेक्शन भी निकाल के बताना है। दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने मिस कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ मोमेंट। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट यूनिट्स की। ओके, सो यूनिट हमारे पास जनरली दो तरीके के हैं, दैट इज एक है मेरे पास में एम के एस और एक है मेरे पास में सी जी एस। एम के एस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और सी जी एस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दिस एम के एस यूनिट की। सो मोमेंट का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स की यूनिट सब जानते हैं होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। ये मैं अभी एम के एस की बात कर रहा हूँ, इट इज एन एम के एस। तो फोर्स का एम के एस यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो मोमेंट का यूनिट मेरे पास में क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंट इन एम के एस। ठीक है, अब सी जी एस की बात करते हैं। सो मोमेंट अगेन हमारे पास में क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो फोर्स की जो सी जी एस यूनिट होती है वो होती है डाइन्स, इट इज डाइन। एंड डिस्टेंस की जो सी जी एस यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मोमेंट का यूनिट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, डाइन इनटू सेंटीमीटर। दिस इज द सी जी एस यूनिट ऑफ मोमेंट। अच्छा, अब एक कन्वर्जन फैक्टर है जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसको याद रखिएगा। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁵ डाइन्स। 1 न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो एम के एस यूनिट हमने निकाली थी यहाँ से मोमेंट की, दैट इज 1 न्यूटन मीटर, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं इन डाइन सेंटीमीटर। मतलब 1 न्यूटन मीटर विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डाइन सेंटीमीटर। तो ठीक है, अब 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁵ डाइन्स। ओके, एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। सो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, दिस 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा था एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में डिस्कशन। आपको बस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, वो ये याद रखना है कि एम के एस सिस्टम में जो मोमेंट की यूनिट होती है वो होगी न्यूटन मीटर, एंड इन सी जी एस सिस्टम जो यूनिट होगी वो होगी डाइन और सेंटीमीटर। मैं मार्क कर देता हूँ, एक आपको ये चीज़ याद रखनी है, एम के एस में यूनिट होती है न्यूटन मीटर। एक चीज़ ये याद रखनी है, सी जी एस सिस्टम में यूनिट होती है डाइन सेंटीमीटर। और एक कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है,
दिस। इस पूरे टॉपिक में ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट, दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट। सो अगेन ग्रेविटेशनल यूनिट में हम 2 सिस्टम पे बात करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट MKS एंड देन वी विल टॉक अबाउट CGS। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, MKS की। ओके, अब हम जानते हैं जो मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम यहाँ से यूनिट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जो फोर्स की यूनिट होती है, सबसे पहले आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। यूनिट ऑफ फोर्स इन ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो अभी तक हम फोर्स की यूनिट क्या कहते थे, न्यूटन, लेकिन ग्रेविटेशनल यूनिट में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम फोर्स, इट इज नोन एज kgf। ओके, सेकेंड थिंग, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो हमारी मीटर ही रहेगी। क्या रहेगी, मीटर। ओके, तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सो फोर्स हमारा क्या है, फोर्स का यूनिट दैट इज kgf इनटू दिस डिस्टेंस की यूनिट मीटर। अब जो kgf है हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज किसकी वैल्यू है ये, इट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला एक होता है, वो सब लोग जानते हैं, दैट इज F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स हमें कितना चाहिए, 1 kgf का। तो 1 kgf का फोर्स कब आएगा, जब 1 kg मास की बॉडी किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kgf की वैल्यू मेरे पास में आ गई 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो ये क्वांटिटी है दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ न्यूटन। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो 1 kgf की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 9.8 न्यूटन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस CGS यूनिट। अब अगेन हम मोमेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब फोर्स यहाँ पर CGS यूनिट में फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, इसको आप यहाँ फिर से लिख लीजिए, द यूनिट ऑफ फोर्स इन ग्रेविटेशनल यूनिट, और ये किस में है, CGS में है। वो जो किलोग्राम फोर्स था दैट इज kgf, ये किस में था, ये तब था जब हम MKS की बात कर रहे थे। और ये जो अब आएगा दैट इज ग्राम फोर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GF कहते हैं। तो kgf कब होगा, जब हम MKS में बात करेंगे, और GF कब होगा, ग्राम फोर्स, जब हम CGS में बात करेंगे। ओके,
और डिस्टेंस कितनी होती है CGS में, सेंटीमीटर में। ओके, सो अगर हम मूवमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करें तो फोर्स, कितना, फोर्स की यूनिट क्या है, ग्राम फोर्स, दैट इज GF इनटू डिस्टेंस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। अब अगेन जो ये ग्राम फोर्स है इसकी वैल्यू फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो कहाँ से आएगी, फिर से यहाँ से आएगी। तो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन से फिर से अब हमें फोर्स कितना चाहिए, 1 ग्राम फोर्स चाहिए। और 1 ग्राम फोर्स कब हमारा पे प्रोड्यूस होगा, जब 1 ग्राम बॉडी पे, एक ऐसी बॉडी जिसका मास 1 ग्राम है, उस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा हो, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 9.8 रख के सॉल्व करेंगे, वो गलत आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अभी हम CGS की बात कर रहे थे, ये जो G की वैल्यू थी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किस में थी, ये MKS में थी। MKS मतलब मीटर है और सेकेंड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे CGS की बात कर रहे हैं, तो CGS में हमें G की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेनी पड़ेगी। तो G की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितनी हो जाएगी, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। सो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1 ग्राम फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलके क्या बना था, न्यूटन, वैसे ही यहाँ पे ये जो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मिलके क्या बन जाएंगे, डाइम्स। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 1 डाइम इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, बस 2-3 स्टेप और है इसके बाद। अच्छा, अब हम ये तो हमने फोर्स निकाला है, अभी हमने सिर्फ फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, अभी हमने मोमेंट नहीं कैलकुलेट किया। सो अब हम मोमेंट की बात करते हैं, मोमेंट की बात ही कर रहे थे। सो मोमेंट क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं MKS के लिए बात करूँ तो MKS के लिए हम क्या यूज़ करते थे, किलोग्राम फोर्स। और उस किलोग्राम फोर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 9.8 न्यूटन इनटू डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो मेरे पास में जो यूनिट निकल के आया मोमेंट का, वो कितना आ गया, 9.8 न्यूटन मीटर मोमेंट। ये आ गई मेरी मोमेंट की वैल्यू। सिमिलरली अब मैं CGS के लिए अगर कैलकुलेट करूँ तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बस वहाँ पर फोर्स अब क्या हो जाएगा, ग्राम फोर्स। और 1 ग्राम फोर्स हम निकाल चुके हैं, कितना होता है, 980 टाइम्स इनटू, और CGS में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में। तो इसके लिए यूनिट कितनी आ गई, 980 टाइम सेंटीमीटर। सी आ गया हमारा मोमेंट। अब हम एक चीज़ की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 1 kgf मीटर विल बी इक्वल टू हाउ मेनी GF सेंटीमीटर। मतलब अब हम ये क्या कर रहे हैं, MKS यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं CGS में, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, 1 kgf की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 न्यूटन। तो ये क्या बन गया, 9.8 न्यूटन मीटर। अच्छा, अब 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁻⁵ डाइन।
So 10 raised to the power 5 dyne, 9.8 into 10 raised to the power 5 dyne, ये कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। सो ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया 9.8 into 10 raised to the power 7 dyne सेंटीमीटर। दैट इज, ये क्या निकाला था हमने 1 kgf मीटर की वैल्यू। ओके, सो ये हमने अभी डिस्कशन किया था पूरा यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स ऑफ मोमेंट के बारे में। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। सो ये था हमारा पूरा डिस्कशन यूनिट्स के बारे में। वो जो कैलकुलेशन मैं इन्हें करके बताया था वो जस्ट आपको एक समझाने के पर्पज़ से बताया था। फाइनली अगर आप याद रखना चाहें तो सिर्फ आप ये टेबल याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम कल करेंगे और हम कल स्टार्ट करेंगे कपल से। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आया हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन बिकॉज इट विल गिव यू नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। ओके, सो थैंक यू।